अपनी बात रखेंगे क्योंकि रख रहे हैं क्योंकि सर को आवाज नहीं आ रही है, टेक्निकल असुविधा है। तो सर का परिचय मैंने दे दिया है और सर ने कहा कि मैं बोलना शुरू करता हूँ अगर प्रतिभागी हमें सुन रहे हैं तो सर प्लीज सर कंटिन्यू। आप सबको मैं प्रणाम कर रहा हूं और इतनी बड़ी उपस्थिति को देखकर मैं हृदय से बहुत उत्फुल्ल हूं। आप हिंदी नहीं भारत के भविष्य हैं और मैं मानकर चल रहा हूं कि हिंदी के अलावा भी अन्य अनुशासनों के प्राध्यापक मित्र इससे जुड़े हुए हैं। हमारी बातचीत कल तक अनिश्चित थी किस विषय पर होगी और तकनीकी कारणों से कल अच्छा लगा राम प्रवेश जी ने मुझसे आग्रह किया कि एक ऐसे विषय पर बात की जाए जो शायद इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में छूट गया था कहीं से, और प्रवासी साहित्य लेखन को लेकर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, विचार किया है। मैं जिस संदर्भ में आज आपसे बात करूंगा उसका भी बातचीत के क्रम में ही उसकी सिराएं खुलेंगी। दरअसल जो हिस्टोग्राफी होती है, जो इतिहास लेखन की प्रक्रिया होती है, आप सब सुधी शोधार्थी और प्राध्यापक हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि गैप्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अंतराल जो होते हैं, और ये अंतराल हमारे देश के सांस्कृतिक इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, सामाजिक इतिहास में और उसी के साथ साथ साहित्यिक इतिहास में कितने समस्याजनक रहे हैं, ये हिंदी के विद्यार्थी के रूप में हमने देखा है। शुक्ल जी का इतिहास पढ़ते हुए जो साहित्य बोध हमारा विकसित हुआ, वह साहित्य बोध द्विवेदी जी को पढ़ते हुए बदल गया और राहुल जी को पढ़ते हुए हमने एक बहुत बड़ी दुनिया देखी और हमारा इतिहास ही नहीं, हमारा भूगोल बदल गया। राहुल जी ने जैसे ही सिद्ध किया कि हिंदी का पहला कवि सरापा है, हम 300 साल पीछे चले गए और यही नहीं हुआ, हमारा इतिहास ही विस्तृत नहीं हुआ, हमारा भूगोल विस्तृत हो गया। कहां तो हम अभी ये संकट में थे कि कौन सी किताबें मौलिक हैं, कौन अमौलिक हैं, किसको माने। शुक्ल जी तो उसी पर काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। यहां हुआ ये कि हमारा जो पहला कवि सरापा है वो तिब्बत का भी पहला कवि है, भूटान का भी पहला कवि है, असमिया, उड़िया, बांग्ला सबका पहला कवि है। अब कितने समृद्ध हुए आप देखें, काया पलट हो गया हमारे इतिहास बोध का। और ऐसा ही काया पलट किया था द्विवेदी जी ने, जब उन्होंने कहा कि 12 आना वैसा ही होता है, बहुत फर्क नहीं पड़ता, इस्लाम नहीं भी आया होता तो। और जो बुद्ध का प्रकाश है, महात्मा बुद्ध का, जो भगवान महावीर का जो प्रकाश है, सिद्धों को, नाथों को, बौद्ध और जैन परंपरा को जिस तरह से एक तरह से उपेक्षित करने का काम हुआ था, द्विवेदी जी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के प्रभाव से ये कहा कि इतिहास का जो पहला मोड़ उपस्थित किया बुद्ध ने, दूसरा मोड़ कबीर ने उपस्थित किया। द्विवेदी जी ने उन दोनों इतिहास की धाराओं को सामने रखकर, जो मैं कह रहा था कि काया पलट कर दिया हमारे इतिहास का।
इतिहास कभी भी मुकम्मल नहीं होता, आखिरी इतिहास कभी संभव ही नहीं है। इतिहास हमेशा निर्मित होता है, और गुलरी जी के शब्दों में कहें तो संभावनाएं हमेशा भविष्य में होती है। सभ्यता की संभावनाएं शिखर भविष्य में होते हैं। अतीत, मुझे बार बार ये लगता है कि संस्कृत वालों को हिंदी वालों ने बहुत संदेह की निगाह से देखा है। हमारा पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन इस बात का प्रमाण है। हमने संस्कृत से लड़ाई लड़कर अपना एक तरह से रास्ता तैयार किया था। वो शरपा हो, चाहे गोरखनाथ हो, या हमारे भक्ति आंदोलन के सारे समस्त संत कवि। लेकिन संस्कृत के दो लोग जब आए हिंदी में, गुलेरी जी और द्विवेदी जी, उन्होंने हिंदी और संस्कृत के बीच एक ऐसा पुल बनाया, ऐसा सेतु बनाया, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। द्विवेदी जी ने बहुत सोच समझ कर कहा कि 1000 साल का इतिहास भारत का जानना हो तो हिंदी के पास चलिए, और उसके पीछे का जानना हो तो संस्कृत के पास चलिए। और ठीक आप देखें कि जो टीका युग था, उस टीका युग में सब कुछ अतीत में हो चला है, अब कुछ नया रचने की संभावना नहीं है। वैसे में चंद्र शर्मा गुलरी का ये कहना कि भविष्य में ही शिखर होते हैं। हमारा पूरा का पूरा जो एकेडमिक डिस्कोर्स है, पूरा हमारा जो शैक्षणिक कर्म है जो हमारा, वो किस लिए है? अतीत रात के लिए नहीं है। अतीत से हम प्रकाश ग्रहण करते हैं, निर्माण तो हमें भविष्य का ही करना है। तो गुलरी जी ने दिखाया कि शिखर भविष्य में होते हैं, हमें उनका इंतजार करना है, उसके लिए रास्ता तैयार करना है। मैं ये बातें प्रवासी लेखन के संदर्भ में, और जिस जो विषय दिया है विभागाध्यक्ष और राम प्रवेश जी ने, उस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि अगर इसको हम अपने एकेडमिक डोमेन का, अपने इतिहास लेखन का हिस्सा माने, तो हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास और भूगोल उसी तरह से बदलेगा जैसे राहुल जी ने बदला। इतिहास की रूपरेखा हमारी, जो अंधकार युग जो हमारा उपनिवेश काल है, उसमें प्रकाश की कई किरणें चमचमाएंगी। और आप देखें, आप कल्पना करें थोड़ी देर के लिए कि अंग्रेजी अगर केवल इंग्लैंड में होती तो आज अंग्रेजी साहित्य की स्थिति क्या होती। हमारी हिंदी का जो विस्तार हुआ है जिस तरह से, और इस विस्तार की राजनीतिक वजह हैं और सामाजिक वजह हैं, और उससे भी बड़ी वजह वह विजन है, वह दृष्टि है जो हजारों लाखों लोगों ने एक देश के निर्माण में, गांधी जी ने हिंदी का जो सपना देखा राष्ट्रभाषा के रूप में, वो सपना उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में देखा। देखते थे कि लोग तमिलनाडु से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, बंगाल से हैं, घरों में अपनी मातृभाषाओं में बात करते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो हिंदी में बात करते हैं। उन्होंने वही महसूस किया कि भारत हिंदी में ही जुड़ सकता है। भारत आने के बाद उन्होंने जो भाषा के स्तर पर सबसे बड़ा काम किया, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की, और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना के साथ उन्होंने वह काम कर दिया जिससे हिंदी अफगानिस्तान की सीमा से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को जोड़ सके। आप जरा सोचें कि यह अनुभव उन्हें, यह प्रयोग
देश के बाहर काम करते हुए हो। जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं उस विषय के संदर्भ में उपलब्ध समय सीमा में कुछ चीजें मैं आपको याद दिलाऊंगा, और आप इसलिए भी जरूरी है कि जो एक बहुत बड़ा कलंक है हमारे हिंदुस्तान के माथे पर, वह कलंक जिनका दिया हुआ है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 17वीं शताब्दी तक हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी थे। कृषि में, कपड़ा में, जहाजरानी में, शिपिंग में 40,000 नौकाएं थी। हम समुद्र की लहरों पर राज करने वाले देश थे। जीडीपी में हमारा योगदान 1/4 था, 24.4%। और हम आगे कहां चले गए ये आपको बताने की जरूरत नहीं। आप देश की राजधानी तत्कालीन कलकत्ता के उस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं जो हमारे प्रेसिडेंसीज में यूनिवर्सिटीज थी 3 जो बने, तो आप इतिहास के एक बहुत बड़े अध्याय से वैसे ही जुड़ चुके हैं उस लीगेसी से। कहां थे हम और कहां पहुंचे, कैसे पहुंचे, और दास प्रथा खत्म हुई औपचारिक रूप से 1843 में। हम ब्रिटिश प्रजा थे और हमने उसको स्वीकार किया, लेकिन अब दास प्रथा खत्म होने के बाद यूरोप को, और खासकर जो हमारे मालिकान थे नए ईस्ट इंडिया कंपनी के, स्कॉटलैंड में बहुत लोग थे जो तस्करी का काम करते थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ। आज से लगभग 7 साल बाद हम दूसरी शताब्दी 200 साल पूरा करेंगे मानव तस्करी के इस काले अध्याय। मुझे यह बताते हुए किसी गर्व की अनुभूति नहीं हो रही है, बल्कि मेरा माथा शर्म से झुक जा रहा है कि दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी, दुनिया को कपड़ा पहनाने वाले, दुनिया को भोजन कराने वाले देश, और ये सतयुग और त्रेता द्वापर की कथा मैं नहीं कर रहा हूं। नादिर शाह के आक्रमण के ठीक बाद, नादिर शाह के आक्रमण ने ही यूरोप को बताया कि भारत कितना धनी है। 1740 में, और उसके पहले हम कहां थे, और उसके ठीक बाद हम कहां चले गए। जहाज में भर भर के लोग जिस तरह से ले जाए गए, वो दुनिया के इतिहास में मानव तस्करी का सबसे काला अध्याय। इतने लोग इतनी खराब स्थिति में, आपका कलकत्ता ही सेंटर था। और ये जो लोग ले जाए गए, गिरिराज किशोर का उपन्यास आपने पढ़ा होगा, हालांकि वो उपन्यास का शीर्षक ही गलत है, लेकिन इतिहास तो सही है। और इतिहास क्या है? अभी कोविड से ठीक पहले 2019 में एक किताब आई, बहुत चर्चित, आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, कूली लाइंस।
खुली लाइन से कैसे लेखक की किताब है। प्रवीण कुमार झा, जिसने इस विषय की तरफ फिर से सबका ध्यान आकृष्ट किया। प्रवीण कुमार झा पेशे से डॉक्टर हैं और दुनिया के कई देशों भी नॉर्वे में रहते हैं, लेकिन अपने एक अलग तरह के पेशे के बावजूद उन्होंने जो रिसर्च किया और उन सारे गिरमिटिया कनेक्शंस को अपने रिसर्च का हिस्सा बनाया, तो सबकी आंख खुली। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, मैं वो पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा। यह इतिहास है विश्व के सबसे बड़े पलायन और आप्रवास का, जो लगभग भुला दिया गया। लाखों लोग समंदर से जहाज पर भेजे गए, ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर जिन्हें न वो समझ सकते थे ना पढ़ सकते थे। कहानी एक विशाल साम्राज्य के लालच की और हिंदुस्तानियों के संघर्ष की, हिंदुस्तान से दूर कई हिंदुस्तानों की। यह कहानी कई गैर अदालती सवाल पूछती है उन ब्रिटिश सरकारों से जिन्होंने यह होने दिया, जिन लोगों को कभी इंसाफ नहीं मिल सका, जो लोग कभी लौट कर न आ सके, एक अनचाही दुनिया बसा ली बिना किसी सरकारी मुआवजे के, बिना किसी सरकारी माफी के। यह कर्ज ब्रिटेन पर ही रह गया। मित्रों, ये संयोग है और राम प्रवेश जी को पता था, इसलिए हम एक इस पर आईसीसीआर का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं मेजर, इसी विषय पर। इसके पहले हमने इसी औपनिवेशिक काल के प्रतिबंधित भारतीय लेखन पर एक प्रोजेक्ट किया था और उस क्रम में ब्रिटिश लाइब्रेरी जाने का मौका मिला दो बार। हमने बहुत सारी किताबें वहां पर ऐसी देखी जो कभी खुली ही नहीं थी, जिनको कभी देखा ही नहीं था। उसी में से एक किताब प्रवीण कुमार झा की किताब आई है 2019 में। उनकी किताब से 103 साल पहले एक किताब आई जो नाटक है, कुली प्रथा अर्थात 20वीं शताब्दी की गुलामी, जब्त कर ली गई थी। और उस किताब, उस मूल नाटक को, उस मूल नाटक का लिफाफा खोलने का अवसर ब्रिटिश लाइब्रेरी में हमें मिला था। और यह मेरा सौभाग्य नहीं, भारत के इतिहास का दुर्भाग्य ही है। 16 में किताब आई, लक्ष्मण नाम की एक लेखक की वह किताब है, नाटक है वो। लक्ष्मण नाम से किसी साहित्यकार को आप नहीं जानते। हिंदी नाटकों के इतिहास में, हिंदी के किसी विधा के इतिहास में, और चूंकि लक्ष्मण डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, मुझे पर्याप्त संदेह है कि ये घोस्ट राइटिंग है। किसी बड़े लेखक ने प्रतिबंधन से बचने के लिए वह किताब लिखी थी, वह नाटक लिखा था। वह नाटक चाहे जिस किसी का भी हो, नाटक छपते ही प्रेस से ही जब्त कर लिया गया। मूल प्रति लंदन में है। मैं फोटो लेकर आया और फिर उसका अपनी परियोजना के तहत मैंने उसका मंचन भी कराया। बहुत खुश
तुरंत मंचन हमारे हैदराबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने की है, जिनकी दिलचस्पी होगी मैं साझा करूंगा राम प्रवेश जी के माध्यम से, ऑनलाइन उपलब्ध है। उस नाटक को आप देखेंगे, किताब भी आने वाली है, वो पढ़ेंगे तो 1916 में 2 किताबें, एक किताब का नाम है किसान, जो महाकाव्य है और वह हिंदी के महाकवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की किताब है। आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैथिली शरण गुप्त ने किसान से पहले, किसान महाकाव्य, किसान पर लिखा हुआ पहला महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का ही है। भक्ति आंदोलन में यह बहस चलती रही कि किसान का सबसे बड़ा कवि कौन, तुलसीदास या सूरदास या फिर घाघ, लेकिन आधुनिक काल में किसान को केंद्र में रखकर महाकाव्य लिखने वाले मैथिली शरण गुप्त हैं। किसान से ठीक 4 साल पहले, 3 साल पहले भारत भारती आई थी और भारत भारती के बारे में भी यह बताने की जरूरत नहीं कि वह किताब भी प्रतिबंधित हुई और भारत भारती प्रतिबंधन के बावजूद कितनी लोकप्रिय थी कि बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं कि स्कूल के विद्यार्थी जो राष्ट्रीय विचार के थे, किसी स्कूल इंस्पेक्टर के आने पर भारत भारती गाते थे प्रतिरोध के स्वर पर, उन पर दंडात्मक कार्रवाई होती थी। कई बार ऐसे हुए कि इंस्पेक्टर छोड़कर भाग जाते थे कि ये राष्ट्रवादियों का स्कूल है। भारत भारती आप सबने पढ़ी होगी और ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे पास कविता की एक ऐसी किताब है जिसमें ऐतिहासिक रेफरेंस मौजूद है। हिंदी कविता के इतिहास में शायद ही दूसरी कोई किताब होगी जिसमें ऐतिहासिक प्रमाण के साथ कविता लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त का विजन है और वैसे नहीं कह रहे थे कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। प्रमाण के साथ लिखा सब कुछ, कैसे हमारा सब कुछ लुट गया। और आपको याद होगा उन्होंने लिखा कि 1891 से लेकर 1900 तक, जो 19वीं शताब्दी का आखिरी दशक है, उसमें भारत में जितने लोग मरे, प्राकृतिक और प्राकृतिक बीमारी, महामारी, अकाल, हत्या, फांसी, जितने लोग मरे, वो आंकड़ा दुनिया में अब तक हुए सारे महायुद्धों से 4 गुना है 10 साल में, और प्रमाण दिया। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन का प्रमाण दिया। ब्रिटिश हिस्टोरियन की बात आते ही मैं आपको खैर, मैं पहले मैथिली शरण गुप्त की बात कर रहा हूं, किसान से। आप देखिए, कुली प्रथा के साथ गुप्त जी ने अधम अरकाटी कहता था, मैथिली शरण गुप्त है, फीजी स्वर्ग है भू पर, नभ के नीचे रहकर भी वह पहुंच गया ऊपर। मैं कहता हूं फीजी स्वर्ग है तो नरक कहां है? नरक कहीं है, किंतु नरक से बढ़कर दशा यहां है। किसान महाकाव्य में प्रवासी हमारे भारतीय मजदूरों की पीड़ा, ये वही देश है जो कृषि में सबसे नंबर 1 था 200 साल पहले, और किसान के बेटे अब भेड़ बकरी की तरह
पानी के जहाज पर लाद कर फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, ट्रिनिडाद, दुबई, वो दुनिया के जहां जहां उपनिवेश थे उतनी गई गुजरी। दास प्रथा भी शर्म से डूब मरे। आप सबको पता होगा कि दास प्रथा का सबसे बड़ा शिकार अफ्रीका हुआ। बहुत सारे लोग मिले हमें लंदन में, भारतवासी, जिन्होंने बताया कि ब्रिटेन में एक दिन रिग्रेट डे होता है। वो रिग्रेट डे इसलिए मनता है कि उन्होंने अफ्रीका के लोगों के साथ जो बुरा किया उसके लिए उनके लिए वो पश्चाताप का दिन होता है। लेकिन भारत के साथ जो किया उन्होंने, उसके लिए आज तक कोई रिग्रेट डे नहीं मनता। अभी हाल में आंकड़ा आया, आपने देखा होगा कि नादिर शाह शर्म से डूब मरे कि कितना कम लूटा भारत को। 500 की गड्डी से पूरे लंदन को 5 बार ढक दिया जाए, उतना रुपया लूटा। ये रिसर्च का विषय, कितना रुपया हमारा गया 190 साल। और कितने लोग 200 साल तक, जो आज हम 200वीं वर्षगांठ मनाएंगे 2032 में, हमारे माइग्रेंट लेबर्स की जो डाटा है, जो आंकड़े बताते हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक, स्कॉटलैंड में डाटा है, कौन कौन लोग गए, कहां कहां से गए। आधे लोग तो पानी समुद्र से ही फेंक दिए गए, बीमार हो गए तो कोई कुछ नहीं। मैंने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इतिहास में इससे बड़ा काला अध्याय नहीं कुछ। और जो लिटरेचर उसका निकला, मैं थोड़ी बातचीत में करूंगा उससे। कुली प्रथा नाटक, फिजी गए हुए भारतवंशी मजदूरों पर केंद्रित नाटक है। और आकस्मिक नहीं है कि उसी साल मैथिली शरण गुप्त अपने किसान महाकाव्य में फिजी के प्रवासी मजदूरों पर यह बात करें कि नरक, आपको याद होगा और आप जानते भी होंगे, कलकत्ता में समाधि है एंड्रूस की, दीनबंधु एंड्रूस। 1940 में निधन हुआ। दीनबंधु नाम उन्हें फिजी वासियों ने दिया था। तोताराम सनाढ्य की जो किताब आई फिजी द्वीप में मेरे 21 साल, वह किताब उसी साल आई थी जिस साल भारती आई थी। वह किताब भी जब्त कर ली गई। जब्ती का इतिहास बड़ा विचित्र है। और जो हमारे प्रवासी लेखक थे, जो उनकी जो पीड़ा थी, वो हमारी पीड़ा से कैसे मिली हुई थी। वो दक्षिण अफ्रीका का अनुभव हो, मॉरिशस का अनुभव हो, फिजी का अनुभव हो। 1915 में तोताराम सनाढ्य की किताब के बाद और साथ साथ आपको पता ही होगा कुद्दी की चिट्ठी जो कलकत्ता से ही छपी, जिसके साथ जो जुर्म किया गया फिजी में ही, गोरखपुर की एक दलित बेटी अपनी इज्जत बचाने के लिए। वो चिट्ठी छपने के बाद गांधी जी ने दीनबंधु एंड्रूस से आग्रह किया। दीनबंधु ने बोला आप जाइए फिजी। फिजी गए और वहां पर उन्होंने जो दुर्दशा देखी भारतवंशियों की, भारत के प्रवासी मजदूरों की, जो रिपोर्ट बनाकर उन्होंने पेश की, उसके बाद वो प्रथा वहां पर 20 में जाकर खत्म हुई। तोताराम सनाढ्य की किताब की बात में कर रहा था। तोताराम सनाढ्य ने ये दिखाया उस किताब में कि ये गुलाम वंश, हर जगह गुलामी होता है। आजादी कितनी बड़ी चीज है।
जो ट्रीटमेंट वो हमारे साथ यहाँ कर रहे थे वे वहां भी कर रहे थे। भवानीलाल सन्यासी का नाम जहां से थे वे बहुत कम लोग जानते हैं। बिहार से थे भवानीलाल सन्यासी, तोताराम सोनाडी फैजाबाद से थे, यूपी से थे। भवानीलाल सन्यासी की कथा आप जानेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। तोताराम सोनाडी ने भी अपनी जगह लिखा कि क्या स्थिति थी कि जो लोग वापस आना चाहते थे यहां आकर उन्हें जाति में मिलने के लिए, क्योंकि समुद्र पार कर लिया तो अब तो गुलरी जी का ही निबंध आपने कछुआ धर्म पढ़ा होगा और राहुल सांकृत्यायन का निबंध अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा विशेष कहने की जरूरत नहीं है। तो जाति में मिलने के लिए जितना कमाकर कोई लौटता था 5 साल, खूब पेट काट कर भी 4-5 असरफी बचती थी। किसी देश में गया कोई गिरमिटिया, उसका दोगुना लग जाता है जाति में मिलने में। यह अनुभव तोताराम सोनाडी का भी रहा, यही अनुभव दक्षिण अफ्रीका के भवानीलाल सन्यासी का भी रहा। और फिर ये लगता था कि इस से तो अच्छा वही। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, द्विवेदी जी ने जिस कबीर को खड़ा किया और जुलाहा जाति के नाम पर जो कविता का पहला समाजशास्त्र लिखा उन्होंने, सम्मान दिया हमने। आदमी तो पैदा हो गए लेकिन आदमी को आदमी बनाने वाला जुलाहा है, कपड़ा बुनने वाला। आप देखिए कि भारत जो लंबे समय तक खेती और कपड़े में नंबर 1 रहा, उसके कारण क्या थे? बक्सर की लड़ाई हुई जिसमें हम ब्रिटेन की चले में होके हो गए। वहां पर ऐसे साक्ष्य हैं कि किसान हल चला रहे हैं, लड़ाई हुई, पूछा गया कि क्या हुआ यहां पर, बोला कि कोई राजा राज के लड़ रहा था, किसान को डिस्टर्ब नहीं किया गया, खेती हमारी चलती रही, युद्ध चलते रहे, पानीपत होते रहे, तमाम आक्रमण, लेकिन किसानों को किसी ने नहीं छुआ, बुनकरों को किसी ने नहीं छुआ। कपड़ा और भोजन। आवाज नहीं आ रही सर। जी सर, आवाज नहीं आ रही है। मैं तो देख भी नहीं पा रही उसको। आवाज और कैमरा दोनों ही चले गए। I think there is some network issue. That's why the camera as well as the audio दोनों ही चले गए। हाँ। हाँ, मैं जुड़ रहे हैं सर, जुड़ रहे हैं। जी 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 सर। जो समस्या वर्णाश्रम ने पैदा की और जो आत्मविश्वास गिरा जुलाहा जाति का, वो विश्वास दोनों धर्मों ने तोड़ा। अरे इन दो राह न पाई
जुलाहा हिंदू धर्म में भी नहीं चली गई, और जब इस्लाम आया, इस्लाम के वहां भी वही स्थिति उसके साथ थी। लेकिन उससे भी खराब स्थिति ब्रिटिश हुकूमत में हुई। भारत भारती का भी साक्ष्य है इसमें, और भी प्रमाण हैं। जो दंगे हुए ढाका से लेकर कलकत्ता, बनारस, सबसे ज्यादा शिकार जुलाहा जाति हुई, दंगों में मारे गए जुलाहा बुनकर। और किसानों की स्थिति की मैं चर्चा कर ही रहा था। तो कपड़ा और हमारी खेती, जो हुनरमंद हमारे हाथ थे, जो हम पूरी दुनिया में नंबर 1 थे 17वीं शताब्दी तक, 100 साल के भीतर दोनों, 50 साल के भीतर निपटा दिया दोनों, विद इन 50 ईयर्स। इतनी कम समय में सदियों से खड़ी हुई इतनी बड़ी व्यवस्था को ब्रिटिश उपनिवेशवाद खा गया, चबा गया। और 1599 से लेकर 1947 तक का इतिहास उनके पास है। हो सकता है लूट और झूठ के आधार पर जो भी व्यवस्था खड़ा होगी वो ही करेंगे, लेकिन इस डोमेन को, जो मैं कह रहा हूं कि जो प्रवासी लेखन है हमारा, जो प्रवासी दुख है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये दोहरे अभिशाप की तरह है। दोहरा अभिशाप ये कि जो उन्होंने किया हमारे साथ और हमारे प्रवासी मजदूरों के साथ, उस पर लिखा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है। एक तो जो उनके प्रतिरोध में लिखा गया उसको नष्ट कर दिया, प्रतिबंधित किया। बहुत सारा हिस्सा अभी भी हमारे आपके सामने नहीं है। दूसरी बात ये कि अब जो उनकी भावी पीढ़ियां हैं, या अभी जो पीढ़ियां हैं, या उनकी संततियां हैं जो अतीत की, उम्मीद नहीं चाहती कि उनका वह इतिहास उनकी भावी पीढ़ियों के पास रहे। बनारसी दास चतुर्वेदी ने उसी कलकत्ता से फिजी पर एक किताब लिखी 1921 में, तोताराम सनाडे की किताब। तोताराम सनाडे बनारसी दास चतुर्वेदी के बहुत परम मित्र थे। बनारसी दास चतुर्वेदी ने जो फिजी पर किताब लिखी, उसको फिजी वासी भारतवंशियों ने ही जलाई। वो नहीं चाहते। अब ये इसीलिए मैं कह रहा कि दोहरा अभिशाप है। अब वे दूसरी जगह आ गए। इतिहास का पहिया घूम चुका है। जिन जिन देशों में हमारे भारतवंशी हैं, अब हरिश्चंद्र पांडे की कविता है कि जो पानी के जहाज से गए वो हवाई जहाज से आ रहे हैं और पायलट से पूछ रहे हैं कि हमारा ये गोरखपुर कहाँ है, हमारा भोजपुर कहाँ है। अभी वहां पर उद्योग में और राजनीति में जगह बना चुके हैं। सिर्फ वही नहीं है, दूसरे विकसित देशों में, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तक उनकी एक मजबूत उपस्थिति है। लेकिन अब वे अपने इतिहास के उन काले अध्यायों से बहुत जुड़ना नहीं चाहते। दुख जो है वो, अभी हमने हाल में कोविड देखा, कितना साहित्य कोविड पर लिखा गया, ये आप भली बात जानते हैं। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया है, 105 साल पहले, इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की छाया में वहां से लौटे हुए सिपाहियों के माध्यम से स्पेनिश फ्लू पर आप खोजते रह जाइएगा। निराला जी ने जो लिखा उसके अलावा आपको शायद ही कुछ में। दुख हम नहीं याद करते, भूलना चाहते हैं। जिंदगी दुख से तो चलती नहीं है, उसके लिए उम्मीद चाहिए। तो इसलिए कहा कि एक दोहरा संकट यह है कि
इतिहास का एक इतना बड़ा पक्ष और जिससे लिटरेचर और इसका हुआ क्या और चीजें देखिए आप, कई भाषाएं बनी, जैसे अद्भुत प्रयोग हुए हैं जो दूसरी जगहों पे होते हैं। मतलब इतिहास की जो ट्रेजेडीज होती हैं, जो त्रासदी है, उसमें भी कई बार जो धूल में फूल की बात है, कांटे में फूल, अद्भुत काम हुआ फिजी में, फिजी हिंदी। अब फिजी हिंदी आप सुनेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। वो प्रयोग साधारण प्रयोग नहीं है। सरनामी हिंदी जैसे सुनेंगे आप चकित रह जाएंगे। भाषाओं का एक, अब देखिए फिजी हिंदी को, आप देखिए कि जितने लोग बाद में मद्रास से गए, मलयालम लोग भी गए, तेलुगु लोग गए, वहां जाकर वो जो पूरब की अवध और भोजपुरी वाली जो हिंदी है वो बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। जो वहां के मूल बासिंदे हैं वो भी फिजी हिंदी बोलते हैं। एक अद्भुत प्रयोग हुआ उस धरती पर। सरनामी हिंदी को आप देखिए, मॉरिशस की जो भोजपुरी है वो देखिए। इन सारे विषयों की आप और आप अपनी हिंदी को, अपने रिसर्च को जोड़कर देखेंगे तो जैसा मैं कह रहा था कि हमारा इतिहास और हमारा भूगोल दोनों व्यापक हो। इतिहास इस रूप में कि इतिहास सिर्फ शासकों का नहीं होता, शासितों का भी इतिहास होता है। अपनी गलतियों से सीखने का भी एक अलग आनंद है। गलतियों को याद करना बहुत जरूरी है। गलतियां उससे आगे नहीं होती है। कहां चूक गए हम, क्या गलती करेंगे तो फिर चुकेंगे। मैं एक और व्यक्ति को याद कर रहा हूं और इस प्रसंग में यह जानना जरूरी है। जैसे मैंने दीनबंधु एंड्रूज को याद किया, आप सब जानते होंगे कि दीनबंधु एंड्रूज का बहुत बड़ा योगदान है फिजी और मॉरिशस के जो इंडियन जो गिरमिटिया लोग हैं उनके हक हुकूक के लिए। हमारे देश के स्वाधीनता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है उनका। लोग तो ये कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका छोड़कर गांधी अगर भारत में आए तो दीनबंधु एंड्रूज की वजह से आए, क्योंकि 1904 में वो भारत आ चुके थे और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी दोनों से आत्मीय थे और गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर को सिंगुलर नेम में मोहन कहकर बुलाते थे, दीनबंधु एंड्रूज। जालियांवाला बाग के खिलाफ बोलने वाले पहले व्यक्ति थे ब्रिटेन से। ऐसे लोग थे। हत्याचिंतन भी रहे। ऐसा ही एक व्यक्ति जिसको इस प्रसंग में मैं याद करना चाह रहा हूं, उस व्यक्ति का नाम है अर्नेस्ट जोन्स। अर्नेस्ट जोन्स 1857 से पहले वो चार्टिस्ट नेता थे। अर्नेस्ट जोन्स और चार्टिस्ट मूवमेंट के बारे में आप जानते होंगे, लंदन का, ब्रिटेन का। बाद में जो पूरा का पूरा लेबर मूवमेंट, जो लेबर पार्टी, उसके सूत्रधार कार्ल मार्क्स एंगल्स उनके मित्र थे। मार्क्स तो उसी शहर में थे। 1857 पर लिखा। विनायक दामोदर सावरकर ने
लंदन की इंडिया हाउस में रहते हुए 1857 पर जब काम किया, वह किताब भी आपको पता होगी कि 1947 तक प्रतिबंधित रही। आज हम जब विचारों की बाइनरी में बंधे हुए हैं और लेफ्ट राइट कहना बहुत आसान है कि लेफ्ट के हैं, वो राइट के हैं, ये हैं, वो हैं। विनायक दामोदर सावरकर की किताब जो 1907 में लंदन में लिखी गई थी और उसे भगत सिंह छपवाकर अपने क्रांतिकारी मित्रों के बीच बांटते थे। देश बहुत बड़ी चीज है। अपने समय के चश्मे से अतीत को देखना कई बार हास्यास्पद हो जाता है। अर्नेस्ट जोन्स 1848 में लंदन की एक जेल में बंद थे और लंदन की जेल में रहते हुए उन्होंने दीवार पर जेल की दीवार पर कविता लिखने वाले 3 लोगों को मैं जानता हूं। एक अर्नेस्ट जोन्स को, दूसरे अलीपुर जेल में लिखने वाले महर्षि अरविंद जो बाद में महर्षि बने, और तीसरे विनायक दामोदर सावरकर सिल्लर जेल में। जेल में बंद रहते हुए बहुत लोगों ने काम किया। ग्रामसी ने लिखा, भगत सिंह ने लिखा और बहुत सारे लोगों ने लिखा। कविता लिखने का सिलसिला मुझे 3 ही के संदर्भ में यह भी याद आ रहा है। अर्नेस्ट जोन्स ने लंदन की जेल में कविता लिखी। कविता साधारण नहीं है। न्यू वर्ल्ड शीर्षक से बाद में छपवाई उन्होंने उसको, और उन्होंने उस कविता में बताया कि जो कंगाल अंग्रेज हैं, कंगाल का उसी शहर में जहां वो रहते थे, जिनके बीज थे, उनको कहा कंगाल अंग्रेज भारत में जाकर नवाब बन गए और वहां के लोग अब जाग गए हैं, इनको जान गए हैं और उनको खदेड़ रहे हैं। 1857 में भी नहीं हुआ था, ये 1848 की बात में कहा। नील किसानों का आंदोलन शुरू हो चुका था। वही नील की खेती जो कपास हमारा चुरा कर ले जा रहे थे, और मैनचेस्टर में उनको रंग चाहिए था, नील का रंग। तो नील का रंग उसी शस्य श्यामला धरती पर जहां पर अभी अपने वंदे मातरम की 185वीं वर्षगांठ मनाई है, बंगाल जहां पर आप बैठे हैं, ये बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, आज का बिहार, आज का झारखंड, उड़ीसा, इतना बड़ा बंगाल, इतना ही बंगाल पर्याप्त था पूरी दुनिया को भोजन कराने के लिए। अकबर के समय जो हमारी शिपिंग थी, उसमें सबसे हुनरमंद हाथ जो जहाज बनाते थे, पानी का जहाज, वही बंगाल के कारीगर थे। बाद में जो लंदन ने जहाज बनाया, उसकी उम्र 12 साल थी। हमारे पानी के जहाज 25 साल चलते थे। उस बंगाल के साथ क्या किया? जो धरती थी जहां चावल पैदा होता था, राइस बोल था, वहां नील की खेती शुरू करा दी। और नील की खेती के बाद खेत का क्या होता था, इसका हसरत आप जानते होंगे। और वहां से लेकर बंगाल के अकाल तक 1943 का 6 लाख लोग मारे केवल बंगाल के काल में। बारिश लगातार होती रही, बारिश कम नहीं हुई। 1941, 42, 43 का डाटा आईआईटी रुड़की ने रिसर्च किया। एक क्रिएटेड फेमाइन था, चर्चिल खड़ा किया हुआ। चावल लूट ले गए हमारा, और चूहों की मौत, मरने दो, चूहे हैं, उन चूहे की मौत नसीब होने दो। ये ट्रीटमेंट था उनका। यही प्रयोग उन्होंने हर जगह किया। इसको समझ रहे थे अर्नेस्ट जोन्स। अर्नेस्ट जोन्स ने
जेल से जब वो निकले वहां पर, और 1947 आप देख ही लीजिए, द एज ऑफ एक्सट्रीम आपने पढ़ी होगी और पता चलेगा कि दुनिया का 20वीं शताब्दी का इतिहास मैं बता सकता हूं। मेरे पास एक एक चीज का एविडेंस है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इकोनॉमिक डिप्रेशन, फॉल ऑफ रशिया, सोवियत यूनियन, सब कुछ जवाब। एक चीज का जवाब हमारे पास नहीं है कि भारत का बंटवारा क्यों हुआ, किसके लिए भारत बांटा गया। ये लंदन में बैठा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा हिस्टोरियन कह रहा है। नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप दर्जा एक्सट्रीम से समझ जाएंगे। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट डे ऑफ देयर एम्पायर, उनकी सोच में कोई फर्क नहीं पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो चाहे महारानी विक्टोरिया का शासन, और लास्ट डे तक, आखिर तक उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। 1848 में वहीं की जेल में बैठा हुआ वहीं का एक व्यक्ति लिख रहा है कि ये कंगाल वहां नवाब बन गए हैं, लेकिन इनकी नवाबी वहां ज्यादा दिन चले, लेकिन चूंकि 17 करोड़ लोग 1848 में भारत की आबादी, भारत मतलब आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार का भी 18 करोड़ थी। जाग गए हैं लोग, अभी वहां ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। बाद में जब जेल से निकले तो उन्होंने उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका लिखी। वह किताब कभी समय मिले तो आप पढ़िए, वो भी जब थी किताब लंबे समय तक। उसका हिंदी तर्जुमा हम कर रहे हैं, किताब हिंदी में भी आएगी। उन्होंने लिखा कि ये जो अंग्रेज हैं अपने बारे में कहते हैं कि इनका सूरज कभी अस्त नहीं होता। 1852 में कह रहे हैं, संथाल रिबेलियन शुरू हो चुका था। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि फांसी के फंदे पर शहीद होने वाले हमारे ब्रिटिश काल में पहले व्यक्ति कौन है? तिलका माझी। तिलका माझी के कितने साल बाद आप उठाकर देख लीजिए, 90 साल बाद लगभग सिद्धो कान्हो, तिलका माझी के नाम पर भी भागलपुर विश्वविद्यालय है, सिद्धो कान्हो के नाम पर भी दुमका विश्वविद्यालय। लेकिन फांसी के फंदे पर शहीद होने वाले लोग हैं जिन्हें हम आज ट्राइब के नाम पे, संथाल के नाम पे जानते हैं। और ये 1857 से ये सब पहले हो चुका था। 1852 में लंदन में बैठा हुआ कभी इसने भारत का मुंह नहीं देखा था, कभी भारत कभी नहीं आया। कह रहा है कि अंग्रेज अपने बारे में जो ये कह रहे हैं कि उनका सूरज कभी अस्त नहीं होता, मैं इसमें संशोधन कर रहा हूं। और संशोधन क्या किया कि इन्होंने अपने अत्याचार से पूरी दुनिया में इतना खून बहाया, इतना रक्तपात किया है कि वह कभी सूखता नहीं। भुवनगल सन्यासी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, दक्षिण अफ्रीका। भुवनगल सन्यासी के पिताजी दक्षिण अफ्रीका में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी का परिचय कराया वहां के लोगों से। गांधी जी ने उनके बारे में लिखा है, और दक्षिण अफ्रीका में जितना सहयोग मिला भुवनगल सन्यासी के पिता से उतना किसी से नहीं मिला। घर घर ले जाकर परिचय कराया कि गांधी जी हैं और इनका आप लोग सहयोग करिए, इनकी मदद करिए। भुवनगल सन्यासी उनके बेटे थे। और इसी कड़ी में
आपको पता होगा कि भुवनेश्वर सन्यासी के ऊपर जो जीवनी लिखी गई वो भी प्रतिबंधित हुई। गांधी जी का लेखन का बहुत बड़ा हिस्सा प्रतिबंधित हुआ। अपनी रेपुटेशन की बहुत चिंता थी ब्रिटिश उपनिवेशवाद को, छवि खराब ना हो, इमेज को लेकर, इमेज कॉन्शियस। सन्यासी जी ने लिखा है, भुवनेश्वर सन्यासी ने, कि एक दिन मैं डरबन जा रहा था, एक भारतीय युवक बस में सवार हुआ, ज्यादातर उसमें भारतीय ही मूल के लोग थे। एक अंग्रेज आया और उसे उम्मीद थी, एक लड़का था, मतलब उम्मीद थी कि सब लोग उसके लिए खड़े हो जाएंगे। जिस सीट पर खड़ा हुआ वहां पर एक व्यक्ति जिसको चाहता था खड़ा हो जाए, खड़ा नहीं हुआ, तो उसने उसको उठाया गर्दन में हाथ देकर और बस से बाहर फेंक दिया। वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का था वहीं मर गया। हम लोग देखते रह गए सन्नाटा कि कुछ नहीं हुआ। केवल 50 पाउंड का केस चला, 50 पाउंड का फाइन उस पर हुआ। वो भी थी कि आप चाहे तो जब चाहे जमा कर देना। ये जो जुल्म है, जो रक्तपात है, पूरी दुनिया में जो काम किया, वो फिजी में किया, वो मॉरिशस में किया, साउथ अफ्रीका में किया, यहां जो कर रहे थे उसकी कथा आप जानते हैं। 1857 के बाद 1947 तक भारत की किसी भी किताब में, किसी भी विषय किताब हो, मैथमेटिक्स में भी 1857 का नाम नहीं ले सकते थे। कानून था, 1857 लिख ही नहीं सकते थे। अगर 1857 आपने लिख दिया तो आपकी जगह या तो जेल होगी या फांसी का फंदा। पूरे भारतीय युग को, भारतीय युग के समानांतर बांग्ला से लेकर गुजराती तक, तमिल, तेलुगु, मराठी, आप पूरे चले जाइए, जो रेनेसां युग करते हैं, नवजागरण काल करते हैं, उसका पहला हिस्सा, कहीं 1857 नहीं आए, नाम नहीं सकते थे। और यह कोई रहस्य का विषय नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। अर्नेस्ट जोन्स की एक और बात में कह के आगे बढ़ूंगा, और समय का ख्याल रखिएगा। और जहां भी समय पूरा होगा और फिर आपके जो सवाल जवाब भी होंगे उसके लिए भी समय रखेंगे, और पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की मर्यादा और सीमा का मुझे ख्याल है फिर अगले लेक्चर्स आपके होंगे। अर्नेस्ट जोन्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और वह बात उसी तरह की है जैसी बात बहुत बाद में लियो टॉल्स्टॉय ने की, और उसके भी बहुत बाद हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि इतने लंबे शासनकाल में, सरस्वती की संपादकीय में लिखा कि समय के किसी भी बिंदु पर 5000 से ज्यादा अंग्रेज भारत में कभी रहे ही नहीं, कभी नहीं हुआ। अफगानिस्तान बॉर्डर से लेकर बर्मा तक और तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक सिर्फ 5000 लोग रहे, इससे ज्यादा कभी आए नहीं। महावीर द्विवेदी ने यह भी लिखा उसी लेख में, संपादकीय लेख में सरस्वती के, कि दुनिया के किसी भी देश में कलेक्टर का वेतन प्रधानमंत्री के 20 गुना नहीं होता है, भारत में था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भारत में जो पदस्थापित होते कलेक्टर, उनका वेतन 20 गुना था। क्या लग रहा था? मलेरिया के मच्छर थे ना यहां पर। कौन सा हितों निकल जाएगा? तो कंपेंसेशन दीजिए, कंपेंसेशन ताकि प्राइम मिनिस्टर से 20 गुना वेतन लोगे तो जाओगे ना। हाँ ठीक है, जाएंगे। कलेक्टर जो आते थे वहां पर, और दूसरी का कि जो यहाँ के जज हैं, जो कलेक्टर हैं, जाते थे इंग्लैंड में और वहां से नवाब बनकर लौटते हैं। उस कविता में लिखा है, लंबी कविता है।
यहाँ भिखारी होते हैं, वहां से जब भारत से लौटते हैं तो नवाब बन के लौटते हैं, यहाँ पर राजा की तरह आते हैं। अभी भी आप जाएंगे लंदन, देखा ही होगा, आप गए होंगे तो बहुत पीढ़ियां हैं जो अभी काम नहीं करती, कोई काम नहीं। बाप दादा ने लूट कर दुनिया से जितना साम्राज्य लंदन में खड़ा किया है, ऐश कर रहे हैं, कोई काम ही नहीं करते। राजा और सामंत के भी सामंत है। लिखा टॉल्स्टॉय ने, क्या लिखा? टॉल्स्टॉय ने लिखा है, लेटर टू हिंदू में लिखा टॉल्स्टॉय ने कि मुझे आश्चर्य होता है कि सिर्फ 3000 अंग्रेजों ने इतनी हिंदुओं पर इतने लंबे समय का शासन कैसे किया। सब आश्चर्य है। लेकिन अर्नेस्ट जोन्स पहला व्यक्ति है जिसने इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया। उसी न्यू वर्ल्ड कविता की जो भूमिका लिखी 1852 में, उस भूमिका में लिखा है, मैं एक पैराग्राफ पढ़ने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं, आपके संज्ञान में बात होनी चाहिए। आश्चर्य इस बात का नहीं है कि 17 करोड़ जनता अब विद्रोह करने खड़ी हुई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्होंने अधीनता स्वीकार ही क्यों की, और उसका जवाब दिया अर्नेस्ट जोन्स ने। उन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार ना की होती यदि उनके ही राजाओं ने उसके साथ विश्वासघात न किया होता। इन राजाओं ने एक दूसरे को एक दगाबाज विदेशी आक्रांता के हाथ बेच दिया ताकि उसकी नीच सहायता से वे एक दूसरे का गला काट सके। इस प्रकार राजे, महाराजे और सामंत लोग सर्वत्र ही इस देसी देश के लिए शत्रु और अभिशाप सिद्ध हुए जो उन्हें प्रश्रय दे रहे थे। अर्नेस्ट जोन्स के इस कथन के 70 साल बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जब 1916 में, तो महात्मा बनने से पहले गांधी जी भी मालवीय जी के निमंत्रण पर थे। बहुत सारे राजे महाराजे भी उसमें थे, दरभंगा महाराज से लेकर तमाम लोग। गांधी जी ने जब बोलना शुरू किया, गांधी जी के 3 भाषण बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसमें से एक बनारस का काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना समारोह। उन्होंने कहा कि देश की दुर्दशा के वास्तविक कारण हमारे राजे महाराजे। 1857 में किसके सैनिक शामिल थे आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो हम पर गोलियां बरसा रहे थे, हमें फांसी के फंदे पर चढ़ा रहे थे, ये इंग्लैंड से नहीं आए थे। एक बात और इसमें मैं जोड़ूं आपके बीच, जो प्रवासी गिरमिटिया या हमारे दुख का जो एक भौगोलिक जो विस्तार है, जो हमारे मजदूर, हमारे भाई बंधु कैसे गए वहां से, किन कारणों से गए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। उसमें हमारी जो सामाजिक विसंगतियां हैं, जिसकी मैं चर्चा में कर रहा था, कि कैसा हमने बना दिया। राहुल जी ने लिखा, इसकी लेख की मैं चर्चा की, हम चाहते तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पर भी कब्जा कर सकते थे, चाहते थे हम लोग। हमारे हिंदू सन्यासी और बौद्ध भिक्षुक जाते थे पूरी दुनिया, वो समुद्र का कलंकित नहीं हुआ था उस समय। समुद्र यात्रा कलंक की यात्रा नहीं थी। जब कलंक की यात्रा हुई, जैसे ही कलंक की यात्रा हुई, पता नहीं किस किताब में लिखा गया, कैसे प्रचारित हुआ, इस्लाम कैसे फैल गया। कि तलवार के बल पर नहीं फैला। गुलर जी ने कहा कि नहीं, चल सुबह सुबह यह बात फैल गई कि इस कुएं में एक मुसलमान ने थूक दिया था, तो कौन कौन पानी पिया इस कुएं का, तो गांव में भाई इसे पानी पिया, मुसलमान बना दिया।
तो हमारी समस्या है। वंदल सन्यासी के पिताजी अपने ही गांव में अपनी ही जाति के राजपूत थे, वो काम करते थे, गरीब थे, अपनी ही जाति के यहाँ मजदूरी करना गांव में, आप समझ सकते हैं कितनी पीड़ा का विषय होगा। एक दिन जो मालिक थे वंदल सन्यासी के पिताजी के, जिनके खेत में जिनके काम करते थे, उन्होंने इन पर चोरी का इल्जाम लगाया और उनके लिए बहुत, वो बनारस चले गए आत्महत्या करने के लिए। बनारस जब गए तो आत्महत्या कोई आसान विकल्प नहीं है, जिए मरे क्या करें। तब तक अरकाटी की नजर पड़ी, अरकाटी ले गया, इनको पूड़ी जलेबी खिलाया और कहा कि क्यों मरने जा रहा है, दुनिया बहुत बड़ी है और तुमको नौ गुलामी ही करनी है तो गांव में क्यों करोगे, अपनी जात के यहाँ क्यों करोगे, इतना बड़ा मालिक है जिसका सूरज का भी अस्त नहीं होता, उसके यहाँ करो। उसने बेच दिया, कलकत्ता चले गए। कलकत्ता, वहां आप माँ देखिए कैसे, माँ थी अयोध्या की, बाल विधवा। हमारी हिंदी जो भाषा है वो हमारे समाज का सच्चा आईना है। भक्ति काल आंदोलन में आप देखिए कितनी कम स्त्रियां हैं, और जितनी हैं उनके साथ हमने क्या सलूक किया, मीराबाई के साथ क्या किया हमने। उस महल में थी मीराबाई जिसमें नागमती, पद्मावती, चित्तौड़गढ़ किला, उतने बड़े महल में समस्या ये थी कि भाई आपको भी जौहर, आपको भी सती होना है, पति नहीं है तो। मीराबाई ने स्वीकार नहीं किया। चित्तौड़ महल में आपने मीराबाई के महल के सामने संत रैदास के चरण अगर आपने देखे होंगे तो बहुत बड़ा रूपक है हमारे सामने, हमारी भाषा के लिए भी, हमारी संस्कृति के लिए भी। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज, संतों के, संत रैदास के साथ बैठने पर भी लोग मजाक उड़ाना नहीं छोड़ते थे। भगवान कृष्ण की आराधना में लोग मजाक नहीं उड़ाते। हुआ क्या, उसके बाद किसी स्त्री ने साहस नहीं किया कि कविता लिखी जाए। ये वही देश था जहां पर गार्गी, मैत्री, वैदिक ऋचाएं लिखती थी और बौद्ध भिक्षुणियों की सैकड़ों की संख्या खेली गाथाओं की कविता लिखती थी। वहां हमने मध्यकाल आते आते क्या कर दिया, 200 वर्षों तक कोई स्त्री कविता के क्षेत्र में नहीं आई, तो हमने रीतिकाल बना दिया। कितना परिश्रम करना पड़ा उस क्लासरूम में स्त्रियों को, लड़कियों को बैठाने में, भारतीय से लेकर छायावाद तक और आजादी के इतने बाद कि सम्मान पूर्वक हमारी कोई बेटी हमारे क्लासरूम में, लिटरेचर के क्लासरूम में, एकेडमिक क्लासरूम में बैठ सके। इतिहास की भूल गलती। बाल विधवा होना, आपको राजा राम मोहन राय को आश्चर्य, सती प्रथा थी हमारे पास। राजा राम मोहन राय जो हमारी भारतीय जागरण के गर्दूत हैं, कि जब सती प्रथा के विरोध के लिए गए कानून लाने के लिए, तो उसी कलकत्ता शहर में जो हुक्मरान थे, जो देखने में बहुत गोरे और बहुत प्रगतिशील लगते थे, वे उनके साथ खड़े थे जो सती प्रथा के समर्थन में थे। और आप ये भी देखिए कि हमारे लिटरेचर का जो प्रवासी लेखन है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे स्त्रियों की भयानक जो दुख है, जो उनके साथ बर्ताव हुए, आप हिल जाएंगे। अर्नेस्ट जोन्स ने लिखा है, अंग्रेजों से कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटियों के साथ, तुम्हारी पत्नियों के साथ, तुम्हारी मां के स्तन पर बिच्छू को के डंक मरवाए तो क्या करोगे। भारत की स्त्रियों के साथ यही हो रहा है जहां जहां भी। मैं कुंती की बात कर रहा था जो फिजी में थी, और ऐसी कितनी कुंतियां जो साहस नहीं कर पाई, बोल नहीं पाए, लिख नहीं पाए।
तो मैं कह रहा था वानर सन्यासी की मां बाल विधवा थी, अयोध्या गई नहाने के लिए, धक्का हुआ, खो गई, और कार्तिक की नजर पड़ी और कलकत्ता डिपो पहुंच गई। जगह जगह से लोगों को कैसे ट्रैप किया जाता था। बहुत बड़ा कारोबार, लाखों लोग भुक्तभोगी, और उनकी स्मृतियां, उनका दुख, उनका लिटरेचर, अब वो लगभग वही है जैसे उस शोक पर, उस संताप पर नए फूल, नई कलियां, दुखों के दागों को तमगा सा पहना समझ रखो। लेकिन ये दुखों के दाग हमें एक बड़ी दुनिया बनाते हैं। हमारा भारत चाहता तो पूरी दुनिया पर शासन कर सकता था, हम पूरी दुनिया गुलाम बना सकते थे, नहीं बनाया हमने कभी। हमें लोग लालच से देखा ही नहीं, और हमने अपने को ऐसा बना लिया कि हर आरे गए नथु खैरे के लिए हम लोग एक सहज सुलभ चारागाह बन गए। इस ट्रेजेडी को, जो गिरमिटिया हमारी, और वो लिगेसी है, विरासत है, इस विरासत की सांस्कृतिक अध्ययन को, उनका जो साहित्य है, जो उनकी स्मृति है, और जिस तरह से उन्होंने बचा के रखा। बाबा नागार्जुन ने लिखा कि जो लोग बाहर गए यहां से, वो तुलसीदास को लेकर गए, कबीर को लेकर गए, और उन्होंने तुलसीदास को, कबीर को हमसे ज्यादा सजो के रखा, बचा के रखा। यात्री बहुत सावधान होते हैं, आपको पता होगा। यात्रा में हम सब हर पॉकेट में जो कुछ भी है वो यात्री है। जो प्रवासी यहां से गए, शौक से नहीं गए, लाचारी में गए, धोखे में गए, लेकिन उन्होंने अपने पॉकेट में कुछ बचा के रखा है। अपना तुलसी बचा के रखा, अपना कबीर बचा के रखा, अपनी भाषाएं बचा के रखी हैं। और हमसे ज्यादा फिजी हिंदी में भोजपुरी और हिंदी के वे शब्द मिल जाएंगे जो हम अब नहीं बोलते। यही बात मॉरिशस में भी आप देख सकते हैं, यही बात सरनामी में देख सकते हैं आप, बचा के रखा है। मुझे जिज्ञासा है, और हम इस पर काम कर रहे हैं हम लोग, कि ये जो कल्चरल डिस्प्लेसमेंट है, जो ये सांस्कृतिक विस्थापन जो है, वो हमारी स्मृतियों को कितनी दूर तक बचा के रखता है। हम जब अपने घर में रहते हैं तो कितने लापरवाह, बाहर रहते हैं तो सजग रहते हैं। वो सजगता, लेकिन उस सजगता के साथ साथ ये जो त्रासदी जो इतने लाखों लोगों के साथ हुई, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये 18 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है। 17 करोड़ की आबादी में 20-25 लाखों का विस्थापित हो जाना, ये छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या थी। इतने बड़ी संख्या को, उतने बड़े दुख को नजरअंदाज करना, इतिहास के एक बहुत बड़े अध्याय को नजरअंदाज करना होगा। आप सब भी इस पर ध्यान दीजिए, और इतने बड़े वृत्त को शामिल ना करके आप अपनी भाषा, अपने देश के इतिहास को तो सीमित करेंगे ही, भूगोल को भी सीमित करेंगे। मेरा अनुमान है कि आपके जो सवाल आएंगे, उस सवाल के क्रम में और बाकी बात करने का अवसर मिलेगा। मैं हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष बड़ी बहन राजश्री शुक्ला और छोटे भाई राम प्रवेश रजक जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें इतनी बड़ी संख्या में मौजूद युवा पीढ़ी से बातचीत करने का अवसर दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।